नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग माली कूप के बारे में बात करेंगे। देखिए 10 दिन हो चुके हैं माली कूप को हुए। आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे सर इतने दिन बाद वीडियो। इतने दिन बाद दोस्तों इसलिए क्योंकि ये जो पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। और सिर्फ माली मिलिट्री कूप की वजह से न्यूज में नहीं रहा है, एक ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम से रिलेटेड न्यूज भी कुछ दिन पहले चल रही थी। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर की इंफॉर्मेशन और ये पूरा का पूरा कूप कैसे हुआ, नॉर्दर्न अफ्रीका में जो कंट्रीज का ओरिएंटेशन है उनकी क्या बाउंड्रीज है, इन सब चीजों को एक कंसोलिडेटेड तरीके से मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं आ रही हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उससे जाके टेलीग्राम लिंक फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर माली के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको माली दिख रहा है दोस्तों मैप में। इसको रिपब्लिक ऑफ माली भी बोलते हैं। एक लैंड लॉक कंट्री है ये वेस्ट अफ्रीका में। अफ्रीका की 8वीं सबसे बड़ी कंट्री, जिसका जो टोटल एरिया है वो है लगभग 12,40,000 स्क्वायर किलोमीटर। काफी बड़ी कंट्री है ये। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है बमाको। आप अगर बात करो तो सोवरेन स्टेट ऑफ माली कंसिस्ट ऑफ 8 रीजन्स एंड इट्स बॉर्डर्स। अभी देखिए इसके बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री के साथ लगते हैं, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो आपको मैप में दिख रहा है ना, शेडेड रीजन ऑरेंज में, ये कौन सा रीजन है? बेसिकली दिस इज साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। अब आप बोलोगे साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका क्या है, यही हमें जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका कौन कौन सी कंट्रीज में एक्सटेंड कर रहा है। सेनेगल, इधर आपका मोरिटानिया, माली, यहां पे बुर्किना फासो में भी जा रहा है, थोड़ा बहुत अल्जीरिया में, नाइजीरिया में बहुत हद तक एक्सटेंड कर रहा है, चाड, इधर सूडान और आप ईस्ट में चले जाएंगे तो इरिट्रिया। इन कंट्रीज में ये जो साहेल रीजन है अफ्रीका का, ये फैला हुआ है। साहेल रीजन होता क्या है? अगर आप साहेल रीजन की डेफिनेशन देखें, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन, तो ये क्या है? दिस इज एन इको क्लाइमेटिक and biogeographical rim of transition in Africa between Sahara Desert to the north and Sudanian Savanna। ये सुडानियन सवाना सुडान के नाम पे इसलिए, बेसिकली ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है आपका सवाना। अभी उसमें हम लोग नहीं घुसेंगे। तो सुडानियन सवाना के बीच में, जो कि थोड़ा साउथ में है, और सहारा डेजर्ट ऑफ नॉर्थ के बीच में ही एक आपका क्लाइमेटिक रीजन आता है साहेल। साहेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका माली से निकलता है। तो बेसिकली दिस साहेल इज अ सेमी एरिड क्लाइमेट। अगर आप माली का नक्शा देखते हो, जो भी मैं आपको आगे दिखाता हूं, ये देखिए यहां पे आपको मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स दिख रहे हैं दोस्तों अफ्रीका के। अभी इक्वेटर यहां कहीं से निकलता है, इक्वेटर के पास पानी बहुत बरसता है। ये इधर ओशन है आपका अटलांटिक ओशन। अभी पानी बरसेगा तो आसपास इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आएंगे। तो जहां जहां पे आपको ग्रीन नजर आ रहा है वहां वहां पे है आपके इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इस ग्रीन इलाके के बाद जो भी इलाके आते हैं वहां पे पानी की बारिश कम हो जाती है, तो वहां पे ग्रासलैंड्स बनते हैं। तो ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे आपको ग्रासलैंड नजर आ रहे हैं। फिर सेमी एरिड, तो और जो डार्क ऑरेंज है वो आपका सेमी एरिड है, और फिर आप डार्क रेड में चले जाओ तो वो हो जाएगा डेजर्ट। अगर आप माली की बात करो तो ये रहा माली। ये जो पूरा इलाका है ना, इतना माली का, ये आपका डेजर्ट है। फिर इतना इलाका आपका कितना निकल के आता है? ये आपका निकल के आता है ये सेमी एरिड रीजन, और फिर ग्रासलैंड। तो आप देखोगे सेमी एरिड, ग्रासलैंड और डेजर्ट, ये तीनों मिलते हैं आपको माली में। माली का एक बहुत मेजर पोर्शन साहिल रीजन में आता है, इसलिए मैंने साहिल रीजन के बारे में आपको बताया और बताया कि साहिल रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ओके, ये चीजें मैं आपको एक बेसिक आइडिया लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें घुसने की जरूरत आपको नहीं है। बहुत ज्यादा डिटेल में घुसोगे तो परेशान होगे। अभी के लिए हम ये देखते हैं कि जो माली है ये बाउंड्री किसके किसके साथ बनाता है। तो माली के नॉर्थ में आपको नजर आ रहा है, इसका बॉर्डर में आपको दिख रहा है अल्जीरिया। माली के ईस्ट में आपको दिख रहा है नाइजर। ओके, थोड़ा बहुत माली का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके साउथ में भी नाइजर है। फिर माली के साउथ में, बिल्कुल सेंट्रल माली के साउथ में आपका क्या पड़ता है? बुर्किना फासो। माली के वेस्ट में पड़ता है आपका मोरिटानिया। यहां दो और कंट्रीज नजर आ रही हैं आपको। एक कंट्री ये नजर आ रही है जिसको आप बोलोगे गिनी, और एक कंट्री ये नजर आ रही है जिसको आप बोलोगे कोटी डिवायोर। यहां पे दिख नहीं रही है लेकिन मैं आपको आगे दिखा देता हूं। मैंने बहुत सारी इमेजेस यहां पे जोड़ रखी हैं इसीलिए, ताकि इमेज से मैं चीजें आपको क्लियर कर दूं। माली के दिस साइड पे यहां पे आपको गिनी नजर आ रहा है और यहां पे आपको कोटी डी आइवोर नजर आ रहा है। ठीक है,
चलते हैं माली की बेसिक इंफॉर्मेशन पे वापस। तो माली कितना बड़ा है, माली के बॉर्डर्स किसके किसके साथ रहते हैं। माली अफ्रीका के कौन से क्लाइमेटिक जोन में आता है, तो डेजर्ट क्लाइमेटिक जोन में भी आता है, साहेल में भी आता है, और साहेल में आपका वेटलैंड ग्रासलैंड सिस्टम भी आ जाएगा और सेमी एरिड इलाका भी आ जाएगा। इनफैक्ट साहेल को आप बोलते ही हो सेमी एरिड इलाका, ठीक है। साहेल के साउथ में आता है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, थोड़ा मोड़ा ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपका माली में एक्सटेंड करता है। तो ये तो हो गई भाई इन्वायरमेंट की बात और माली के आसपास की कंट्रीज की बात। अब बात करें माली में नदियां कौन कौन सी बहती हैं, तो दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं माली में। एक तो है आपकी नाइजर नदी, एक है सेनेगल नदी। सेनेगल नदी आपको यहां दिखाई दे रही है, ये रही सेनेगल नदी। एक है आपकी नाइजर नदी। यहां पे नाइजर नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, क्योंकि अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है नाइजर नदी। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील। दूसरे नंबर पे कॉन्गो नदी, कॉन्गो नदी को पहले जायरे नदी भी बोलते थे, और तीसरे नंबर पे आती है आपकी नाइजर नदी। अब ये देखिए, ये आपको नाइजर नदी दिख रही है, ये नाइजर नदी गिनी हाईलैंड से निकलती समवेयर हेयर, वो गिनी से बहते हुए फिर वो माली में एंटर मारेगी। माली में 1700 किलोमीटर के लिए बहेगी ये नाइजर नदी। उसके बाद ये नाइजर नाम की कंट्री में एंट्री मारेगी। नाइजर नाम की कंट्री से निकलने के बाद फिर बेनिन नाम की कंट्री के साथ बॉर्डर बनाते हुए नाइजर का फिर ये एंट्री मारेगी नाइजीरिया में, और नाइजीरिया में फिर ये जाके अटलांटिक ओशन में गिर जाएगी। तो काफी बड़ी नदी है नाइजर नदी, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अगर आप बात करो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो यहां पे कॉन्गो नदी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको दिख रही है कॉन्गो नदी। और चूंकि अफ्रीका में इक्वेटर कुछ इस तरीके से बहता है, तो अफ्रीका की और अफ्रीका की कौन, दुनिया की वो मेजर नदी, वो एक बहुत बड़ी नदी जो दो बार इक्वेटर को काटती है, वो कौन सी है, वो है कॉन्गो नदी, जिसको पहले जायरे नदी भी कहा जाता था। यहां पे आपको नजर आ रही है। मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूं। मैंने इंटरनेशनल नदियों पे भी वीडियोस बनाई है, मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। फिर यहां पे आपको नील नदी बहती हुई नजर आ रही है दोस्तों। ये नील नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, एक है कि व्हाइट नील और एक आपकी ब्लू नील। ओके, ये जो ब्लू नील नदी है, ये इथोपिया में एक जगह है लेक तना से निकलती है। अब ये जो ब्लू नाइल रिवर है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ब्लू नाइल रिवर है, ये व्हाइट नाइल रिवर पे मिलती है, खार्तूम नाम की जगह है सूडान, वहां पे, और वहां पे वो बन जाती है पूरी की पूरी नील नदी। अभी रिसेंटली आपने एक डैम का नाम सुना होगा, ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम। क्या है कि इथोपिया और सूडान की बिल्कुल बाउंड्री पे कहीं पे इस जगह पे, ओके, यहां कहीं पे दोस्तों एक डैम बन रहा था, ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम। अभी इस ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम के बनने की वजह से सूडान के बीच में और इथोपिया के बीच में लड़ाई सी होती नजर आ रही है। बाद में ये दोनों आपस में मिल बांट के बैठ के बातचीत कर रहे हैं इस डैम को लेके। लेकिन अभी कुछ महीनों पहले जो हालात थे वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, जब इथोपिया ने इस ब्लू नाइल नदी पे ये ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम बनाने की बातचीत करी, तो सूडान ने वॉर की धमकी दे दी। फिर इंटरनेशनल प्रेशर आया, और उस इंटरनेशनल प्रेशर के चलते सूडान और इथोपिया आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली दोनों इस डैम से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स को शेयर करेंगे। ये डैम बना कौन रहा है, इथोपिया बना रहा है, इसलिए इसका नाम है ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम। इसीलिए मैं यहां पे आपके साथ नदियां डिस्कस कर रहा हूं। क्यों डिस्कस कर रहा हूं, अब आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है, ये रीजन है। अब हम आते हैं माली के मिलिट्री कूप पे। जो मिलिट्री कूप हुआ, इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, इब्राहिम बौबकर केटा। इब्राहिम बौबकर केटा वैसे तो सिविलियन गवर्नमेंट है वहां पे, लेकिन और डेमोक्रेसी भी है। इलेक्शंस के बाद ये इब्राहिम बौबकर केटा इलेक्ट होके आए थे। अगस्त 2018 में जब इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आए, तो इब्राहिम बौबकर केटा के ऊपर बहुत से इल्जाम लगाए गए कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये फेयर तरीके से हुए नहीं है। ये जो कूप किया है, ये कूप किसने किया है, मालियन आर्म्ड फोर्सेस ने इस कूप को किया है। ओके, 18 अगस्त 2020 को इस कूप की शुरुआत हुआ क्या, बमाको नाम का जो शहर है आपका माली में, उससे 15 किलोमीटर दूर एक जगह है टाउन काटी। काटी में क्या हुआ, वहां पे एक सौंदियाता मिलिट्री बेस है। पहले वहां पे कुछ गोलियां चली, और गोलियों चलने के बाद हुआ क्या कि इस मिलिट्री बेस से बहुत सारे वेपन्स को निकाला गया। उन वेपन्स को आर्म फोर्सेस के लोगों ने अपने आपस में बांट लिया और सीनियर ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया। एक अच्छी चीज हुई कि इन्होंने सीनियर ऑफिसर्स को सीधे मारना शुरू नहीं किया। अभी हो सकता है अगर सीनियर ऑफिसर्स ज्यादा रेजिस्ट करते तो ये लोग मारते, लेकिन उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, सीनियर ऑफिसर्स को रेजिस्ट कर लिया। इन लोगों ने वेपन्स
अपने बीच में बांट लिए, टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स पे चढ़ के ये लोग बमाको की तरफ चलना शुरू हुए। तो काटी से ये म्यूटनी शुरू हुई और ये लोग जाना कहां शुरू हुए? बमाको में। बमाको में रहते थे भैया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जितने भी दूसरे एलीट थे पार्लियामेंट के, वो सब बमाको में थे। ये जितने भी म्यूटनियर्स थे ये लोग पहुंचे बमाको, ठीक है। और बमाको पहुंच के सबसे पहले इन्होंने प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबाकर और जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल थे इनको सीधे सीधे अरेस्ट करना शुरू किया। प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबाकार केटा के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, मैं कर रहा हूं रिजाइन, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और कुछ बवाल हो। प्रेसिडेंट केटा ने अराउंड मिडनाइट रिजाइन कर दिया और अपनी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया, पार्लियामेंट को भी इन्होंने डिसॉल्व कर दिया। देखा जाए तो ये कंट्री का दूसरा कूप है इन लेस देन 10 इयर्स। 2012 में भी एक मिलिट्री कूप हुआ था, उसके बारे में भी बात करेंगे। और टोटल ये चौथा मिलिट्री कूप है माली की हिस्ट्री में। सबसे पहला हुआ 1968 में, फिर 1991 में, फिर 2012 में और 2020 में। माली में भी कॉलोनियल राज रहा है। इससे पहले कौन सी यूरोपियन पावर माली में राज करती थी? तो फ्रेंच यूरोपियन पावर थी जो माली में राज करती थी। 2012 के मिलिट्री कूप को भी फेल करने में फ्रांस का बहुत हाथ रहा था। जब ये मिलिट्री कूप हो गया और प्रेसिडेंट केटा ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद माली आर्म्ड फोर्सेस के 5 कर्नल्स एक टीवी ब्रॉडकास्ट में आए और उन्होंने नेशन को एड्रेस किया। इन 5 कॉलोनल्स को कौन लीड कर रहा था? कॉलोनल असीमी गोएटा लीड कर रहे थे। इन्होंने बोला अपने आप को द नेशनल कमिटी फॉर द सॉल्वेशन ऑफ पीपल। ओके, कहा जा रहा है कि इस म्यूटनी में 4 लोगों की जाने गई गन फायर से और 15 लोगों को चोट लगी। हालांकि ये जो मिलिट्री कूप के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, इन्होंने बोला है कि किसी की जान नहीं गई है, बट हॉस्पिटल में लोगों की बॉडीज पहुंची तो हाँ, कम लोगों की जान गई है। हालांकि नॉर्मल कर मिलिट्री कूप में जितने लोगों की जान जाती है उतनी नहीं गई है। इन मिलिट्री लीडर्स ने माली की सारी बॉर्डर क्रॉसिंग्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया और एकदम से कर्फ्यू लगा दिया गया। अब तक ये कर्फ्यू लगा हुआ है। पार्लियामेंट में जो अपोजिशन मेंबर है महमूद दिको की इन माली के कूप करने वाले आर्म फोर्सेस के लोगों से बातचीत हुई। अब कुछ ऐसी बातचीत हुई होगी, उन लोगों ने उनको धमकाया होगा। धमकी के बाद आप देखिए महमूद दिको ने क्या बोला कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ के अब कर रहा हूं रिजाइन। मतलब कि जो लीडर थे इब्राहिम केटा, उन्होंने तो रिजाइन किया ही किया और साथ साथ अपोजिशन के जो मेंबर थे उन्होंने भी किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, चुपचाप वो रिजाइन करके चले गए। ऑब्वियसली बात, उनको डेथ थ्रेट्स मिली होगी, उनको पता चल गया होगा कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो मुझे भी मार देंगे। और इन कूप लीडर्स ने, कॉलोनल्स ने एक अनाउंसमेंट किया कि बहुत जल्दी ही एक रीजनेबल टाइमलाइन के अंदर नए इलेक्शंस होंगे। खास बात दोस्तों ये है कि जब कूप हो रहा था और ये जो आर्म फोर्सेस के लोग गोलियां चला रहे थे, लोग इनको चीयर कर रहे थे। अभी लोग चीयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इस कूप को सपोर्ट कर रहे थे माली की जनता। जो माली का यंग क्राउड था ना, वो सड़कों पे आके ये जो मिलिट्री ट्रक्स जा रहे थे इनको ये लोग चीयर अप कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी वजहें थी कि जो माली में रहने वाले लोग हैं वो परेशान है। बहुत सी ऐसी वजहें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल है पॉलिटिकल क्राइसिस। मार्च 2020 में कुछ लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए हैं जिनमें बहुत सारा डिस्प्यूट था। माली में बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा है नहीं, प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट है, करप्शन बहुत ज्यादा है। कोविड-19 के चक्कर में वैसे बवाल फैला हुआ है, बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है ट्रूप्स में। खासकर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको समय पे सैलरी नहीं मिल रही, प्रॉपर कंडीशंस नहीं है काम करने की, पुअर पेमेंट सिस्टम है, सिक्योरिटी क्राइसिस तगड़ी है। टेररिज्म और जिहादिस्ट का जो होल्ड है आपका माली में वो बढ़ता ही जा रहा है। मिलिट्री एक्टिविटीज, ये जो मिलिट्री अत्याचार करती है सिविलियंस पे, इसकी भी रिपोर्ट रेगुलरली आ रही है। और इसके चलते आप देखिए जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है आपकी, जो रूलिंग एलीट है माली की, वो कुछ ज्यादा कर नहीं रहे थे। पॉलिटिकल टेंशंस माली में अपने पीक पे हैं और ये कब से हैं? जब से इब्राहिम बौबाकार केटा ने इलेक्शंस को जीता अगस्त 2018 में। और उस समय पे अपोजिशन ने केटा पे इल्जाम लगाया कि इस इलेक्शन में कुछ पॉलिटिकल इरेगुलरिटीज हुई, इलेक्शन को ठीक तरीके से कराया नहीं गया। बाद में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल तिगड़म भिड़ा के पार्लियामेंट में अपनी सीटों को बढ़ाते चले जा रहे थे इब्राहिम केटा। अच्छा चलिए, वो लोगों के लिए कुछ कर रहे हो तो भी ठीक है, वो लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर रहे थे। खास बात यह हुई मार्च 2020 में माली के जो मेन अपोजिशन लीडर थे सोमाइला सिसे, इनको एकदम से किडनैप कर लिया गया। ये एब्डक्ट हो गए और एब्डक्ट होने के बाद अब तक पता नहीं है कि ये सोमालिया सिसे कहां है। तो कुल मिला के ये जो प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबाकार केटा है ना, इनके ऊपर बहुत उंगलियां उठ रही थी। प्लस माली की गवर्नमेंट में करप्शन बहुत ज्यादा था। जो गवर्नमेंट एलीट थी वो बहुत ज्यादा पावर को अपने हाथों में, आप कह सकते हैं, कंसेंट्रेट कर रही थी।
प्रेसिडेंट के बेटे की फोटो एक याच पे पार्टी करते हुए रिसेंटली देखी गई थी। तो एक तरफ माली की जनता जो भूखी मर रही है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, जिहादी टेररिस्ट परेशान कर रहे हैं, मिलिट्री परेशान कर रही, इंडस्ट्री है नहीं, नौकरियां है नहीं, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट का बेटा बाहर पार्टी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा लोगों के अंदर बढ़ेगा। माली की इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रम्बल कर रही थी। माली की इकोनॉमी बहुत हद तक दो चीजों पर डिपेंडेंट है, कॉटन और गोल्ड। कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बाद तो इकोनॉमी को और गंदा झटका लगा है। अब देखें, ये पॉलिटिकल क्राइसिस पिछले कई समय से चल रही हो, और एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है ना माली की लोगों का, बहुत बड़ा तबका रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसमें टीचर्स भी थे। टीचर्स बोल रहे थे कि भैया हमको सैलरी दो। आप देखिए, वर्ल्ड बैंक के फिगर्स ये बोलते हैं कि माली की जो 20 मिलियन पॉपुलेशन है, लगभग 2 करोड़ की पॉपुलेशन, इसमें 40% से ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। पॉवर्टी नहीं, एक्सट्रीम पॉवर्टी। खाने पीने के पैसे नहीं है, रोडें अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती जगह जगहों पे, कई कई जगहों पे तो आती ही नहीं है। सिक्योरिटी सिचुएशन लगातार डेटोरिएट हो रही थी। इसके चलते माली में 2012 में भी एक कूप हुआ था, जो तुआरेग रेबल्स ने कराया था। तुआरेग रेबल्स और कुछ अलाइंड आर्म्स ग्रुप्स थे, जिन्होंने जो माली का जो 2/3 हिस्सा था ना, नॉर्दर्न 2/3 हिस्सा, उस पर कब्जा कर लिया। उसको फ्रांस ने छुड़ाया। मैं बताऊं कौन से हिस्से की बात कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। ये जो माली का आपका नॉर्दर्न हिस्सा है, इधर वाला नॉर्दर्न 2/3 हिस्से पे ऊपर इन रेबल्स का कब्जा आ गया था। फ्रांस को यहां पे इंटरवीन करना पड़ा, और फ्रांस ने रेबल्स को किसी तरीके से खदेड़ के बाहर निकाला। ओके, अब देखिए, माली में बहुत सारे फैक्शंस बटे हुए हैं, और फैक्शंस के चलते बहुत खिचड़ी सी पक गई उधर। जैसे इस्लामिस्ट रेबल्स माली में बहुत ऑपरेट करते हैं। 5 मेन इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं वहां पे: अंसर दीन, मूवमेंट फॉर यूनिटी एंड जिहाद इन वेस्ट अफ्रीका, अल कायदा इन द इस्लामिक मगरेब, द साइन इन ब्लड बटालियन एंड इस्लामिक मूवमेंट फॉर आजावाद। फिर एथनिक रेबल्स भी हैं, जैसे कि द नेशनल मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ आजावाद। और माली की माइनॉरिटी तुआरेग कम्युनिटी है। ये जो तुआरेग कम्युनिटी है, ये लगातार बोलती है कि भैया हमको एक सेपरेट स्टेट बनाओ, ये माली कंट्री को हम अपना कंट्री नहीं मानते, हमें अलग चाहिए। माली इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री। इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर बेकार चल रहा है, बहुत सी स्ट्रक्चरल वीकनेस है, जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। जो पॉवर्टी हेड काउंट है, कहा जाता है कि रूलिंग डिस्पेंसेशन ने कुछ कैलकुलेशन तिगड़म दिखा के ये दिखाया कि पॉवर्टी हेड काउंट कम हो रहा है, बट एक्चुअली में जितने लोग पॉवर्टी के अंदर है वो बहुत ज्यादा है, और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उससे पहले एक बहुत सीवियर फूड क्राइसिस आई है माली में। लोगों के पास खाने में पैसे नहीं थे, गवर्नेंस इतनी वीक थी, जो रूलिंग क्लास थी वो लोगों की परेशानियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। ओके, अब देखा जाए तो क्या कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने? बिल्कुल लिए, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी को ठीक करने के लिए, बट वो पॉलिसी मेजर्स चल नहीं पाएंगे जब आपके यहाँ पे इतना करप्शन है, सारे ऑफिशियल्स करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, आपके पास इंडस्ट्रीज है नहीं, इकोनॉमी आपकी कमजोर है, तो इस तरीके के कितने भी आप पॉलिसी मेजर्स ले लो, इकोनॉमिक मेजर्स ले लो, आप कुछ कर नहीं पाओगे। अब जब ये कूप हो गया तो बहुत सारी कंट्रीज ने इस कूप को कंडेम किया है। अफ्रीकन यूनियन ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूनाइटेड नेशंस ने, सबने कंडेम किया। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, अभी फ्रांस के अंदर ही तो थी है माली, फ्रांस एक कॉलोनियल पावर था पहले, इसका कब्जा था माली पे, बाद में माली आजाद हो गया 2013 तक। आप देखें, अ कंट्री विच हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन फाइटिंग एन इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी इन इट्स फॉर्मर कॉलोनी सिंस 2013 तक फ्रेंच आर्म फोर्सेस लगातार माली के अंदर आके इंसर्जेंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी, ताकि माली में सिविलियन गवर्नमेंट बनी रहे। लेकिन अब देखिए, फिर से कूप हो गया, सिविलियन गवर्नमेंट चली गई। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपनी मिलिट्री एड कट ऑफ कर दी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया गया, ठीक है, जिसने कूप को कंडेम किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बोला कि भाई डिटेनीज को छोड़ो, और एक ऑर्गेनाइजेशन यहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, जो कि है इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, क्योंकि ये लोग इमीडिएटली अफेक्ट हो रहे हैं इस क्राइसिस से। अब हम लोग बात करते हैं इकोवास की, और इकोवास यूपीएससी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोवास का फुल फॉर्म है द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है 15 कंट्रीज का वेस्ट अफ्रीका में। एरिया इसका लमसम इतना है, और पॉपुलेशन है लगभग 34-35 करोड़। इस यूनियन को स्टैब्लिश किया गया था 28 मई 1975 को, ट्रीटी ऑफ लेगोस साइन करने के बाद। ये जो लेगोस नाम का शहर है, बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है नाइजीरिया में, एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता था लेगोस, बट नाइजीरिया में भी इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी है, एक बहुत
मेजर ग्रुप है नाइजीरिया में जिसने बवाल बना रखा है, जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, वैसे ही एक ग्रुप आपका नाइजीरिया में भी ऑपरेट कर रहा है। अगर आप में से किसी को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो ट्रीटी ऑफ लेगोस के थ्रू ये इकोवास बना। इकोवास का काम क्या था? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाइए आप वेस्ट अफ्रीकन रीजन में। अभी अगर आप बात करो कि इस इकोवास में किस कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो मैं अभी आपको यहां मैप पे दिखा देता हूं। सेनेगल, गिनी बिसू, गिनी, सियरा लोने, लाइबेरिया, कोटे डिवोर, माली, बुर्किना फासो, घाना, ये सब आपकी इस इकोवास में आते हैं। इकोवास ने स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए हैं। इकोवास ने साफ साफ बोला है कि भैया माली में ये जो मिलिट्री कूप हुआ है इसको खत्म करिए और सिविलियन गवर्नमेंट को रीइंस्टॉल करिए। तो ये है पूरी की पूरी सिचुएशन। तो ये मिलिट्री कूप तो इंपॉर्टेंट था ही, साथ साथ जो मैंने आपको इसके साथ एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो भी नाम मैंने आपको इस वीडियो में बताया याद रखिएगा, पीसीएस वन लाइनर में आपको काम कर सकते हो। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, देखिए यूपीएससी मेंस के सिलेबस पे देखेंगे तो इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ये आपको काम आ जाएगा, ज्योग्राफी पेपर 1 में आपको ये काम आ जाएगा, बहुत सारी जगहों पे आपको ये चीज काम आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अपने सजेशंस और सुझाव और वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस तरीके की वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एंड टेक केयर।